को डिस्कस करते हैं, लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। ये आप जानते हैं मुझे लगता है, क्योंकि आप बॉन्डिंग पढ़ चुके हैं, आयनिक आयनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं, आयनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं, उसमें आपने ये डिस्कस किया होगा, राइट सर ने। तो क्या कर रहे हैं हम, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। देखिए यहाँ बच्चों एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, या Na प्लस और Cl माइनस, राइट, जब क्या हो एक कैटायन और एक एनायन इनफाइनाइट दूरी से आते हैं, ठीक है ना, और आपस में कंबाइन करके, ठीक है ना, इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज नॉट अ बॉन्ड, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो नजदीक आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो सम एनर्जी रिलीज होती है, उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो जब ये बनेगा तब तो लैटिस एनर्जी, लेट्स सपोज क्या होगा, प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, यहाँ पे बच्चों प्लस साइन आएगा कि माइनस साइन आएगा, माइनस साइन आएगा भाई रवि, माइनस आएगा। प्लस क्यों आएगा, एनर्जी रिलीज होती है बेटा, हर बार बता चुका हूं यार मैं। जब कभी भी बॉन्ड फॉर्म होता है इज एक्सोथर्मिक, फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक, याद रखिए, ठीक है, नेवर से पॉजिटिव। आपको यही क्लियर नहीं हो रहा, नेगेटिव और पॉजिटिव, यार हद हो गई। तो ये क्या होगा, माइनस एक्स। जब कभी बनता है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाओगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, एक्सोथर्मिक होगा प्रोसेस। यही जब आप NaCl को, ठीक है, राइट, जब आप Na प्लस और Cl माइनस में ये गैस और ये गैसीय आयन में कन्वर्ट करेंगे तो इसको भी हम लैटिस एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, प्लस, प्लस क्या होगा यहाँ पे, प्लस एक्स होगा, क्या होगा, प्लस एक्स होगा। तो मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, दोनों को ही लैटिस एनर्जी बोलेंगे, या फॉर्म करें या डिसोसिएट करें। डिसोसिएट इनटू गैसियस आयन, याद रखेंगे, डिसोसिएट इनटू गैसियस आयन करना है आपको, ठीक है। तो जो एनर्जी चाहिए वो होगी, उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। या फॉर्म हो, गैसियस आयन से एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको भी लैटिस एनर्जी कहते हैं। तो फॉर्म हो या डिसोसिएट हो, दोनों लैटिस एनर्जी कहलाएगी। सिर्फ क्या रहेगा, हाँ 1 मोल की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है, राइट, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है, कंपाउंड गेट कंप्लीटली डिसोसिएटेड और फॉर्म टू गेट अ गैसियस आयन, राइट। तो आप देखें यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है तो लैटिस एनर्जी है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को लैटिस एंथैल्पी कहेंगे या लैटिस एनर्जी कहेंगे। और ये क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ हम तोड़ रहे हैं, तोड़ने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, तो पॉजिटिव साइन हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस और माइनस, ठीक है ना, राइट, गैसीय आयन आपस में जुड़ रहे हैं, तो यहाँ फॉर्म हो रहा, फॉर्मेशन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, तो ये नेगेटिव साइन होगा। और जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसको क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी कहेंगे या लैटिस एनर्जी कहेंगे। क्लियर है, लैटिस एंथैल्पी लैटिस एनर्जी, क्लियर है बेटा, राइट। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी, राइट, सीधे सीधे कह दें, HY यूज करने हम यहाँ पे सिंबल के लिए, राइट। हाइड्रेशन भी आपने पढ़ा होगा बेटा, ठीक है ना, एनीबडी नोज इट, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, कैन एनीबडी टेल मी। भाई सॉल्युबिलिटी में सर ने कराया होगा, लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी कब सॉल्युबल होता है, हाँ सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, व्हाट इज हाइड्रेशन एनर्जी, एनीबडी कैन टेल मी, नो, नहीं, ठीक है। जब कभी भी क्या होता है, कोई भी गैसियस आयन कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मींस क्या, हाइड्रेशन मींस घिरना, गिर जाना। जब आप नहाते हैं, ठीक है, जब आप बाथ लेते हैं तो मॉलिक वाटर की पूरी लेयर होती है आपके पूरे स्किन पे, तो वो बोलते हैं घिर जाना, वाटर से घिर जाना, ठीक है ना। वाटर ने आपको सराउंडिंग कर लिया, तो सराउंडिंग ऑफ वाटर इज नोन एज हाइड्रेशन। एंड व्हाट इज हाइड्रोलिसिस, तो दो डिफरेंट वर्ड है, हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस। हाइड्रेशन मींस वाटर से सराउंडिंग होना, वाटर से घिर जाना, और हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का टूटना, लिसिस मींस होता है टूटना, ठीक है। तो क्या होता है, जब कभी भी कोई भी गैसियस आयन, राइट, लेट्स सपोज ये आपके पास Na प्लस था, ये NaCl था, ठीक है ना, NaCl में आपने वाटर में डाल दिया तो पहले ये क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस, ये बनेगा गैस।
फिर ये गैसियस आयन क्या करेगा, ये क्या करेगा, कंप्लीटली वाटर से क्या हो जाएगा, ये सराउंडिंग हो जाएगा। तो ये उसके बाद बनेगा Na एक्वस और Cl माइनस एक्वस बनेगा। क्या बनेगा, Na+ और Cl माइनस एक्वस। तो ये जब एक्वस लिखा रहता है इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड आयन। मींस वाटर से ये घिरा हुआ है, Na+ और Cl माइनस भी घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो जब कभी भी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, Na+ है तो इसका मतलब वाटर कुछ ऐसा बना दे, O और H ऐसा, तो मैं वाटर को ऐसे बना रहा हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे O है तो O इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा H पे। तो दिस मीन्स इससे जब ये जो Na+ है इसको कौन जाएगा इसकी तरफ, ऐसे घिरा रहेगा, ये ऐसे O की तरफ O जाएगा इसके पास ऐसे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, वाटर सराउंड कर लेगा। तो मुझे बताएंगे हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होगी कि एंडोथर्मिक होगी, यहाँ पे क्या होगा, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, फॉर्म, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो कभी भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जब नजदीक आते हैं तो हमेशा एनर्जी रिलीज होती है। Na+ जब गैस में था तो हाईली क्या था, अनस्टेबल था। वाटर ने सराउंड कर लिया तो इसके चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया, तो इसीलिए क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं, अब ये इसको ऐसे ना दिखा के हम इसको ऐसे लिख देते हैं, Na+ एक्वस लिख देते हैं ऐसे। सिमिलरली जो Cl- है तो उसके पास ऐसा हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा। तो जब Cl- क्या करेगा, जो गैसियस आयन है कंप्लीटली हाइड्रेट होगा, तो ऐसे ना दिखा के उसको क्या लिखते हैं, एक्वस। तो एक्वस मींस हाइड्रेटेड आयन। तो जब कभी भी ऐसा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, उसी को हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो एक तो डेफिनेशन ये होगी, ये बॉन्डिंग से डेफिनेशन आई है। एक डेफिनेशन और कहते हैं, आप मुझे बता सकते हैं CuSO4 में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, एनीबॉडी रिकॉल इट या रिमेंबर इट? 5, वेरी गुड। कितना होता है, 5, ठीक है ना। शायद इसको ब्लू विट्रॉल बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रॉल, हाँ, ठीक है, राइट, ठीक है। और ग्रीन विट्रॉल किसको कहते हैं, ग्रीन विट्रॉल इज FeSO4, राइट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, डेफिनेशन ही सेकंड डेफिनेशन है। CuSO4 क्या है, ये सॉलिड है, इसको एनहाइड्रस बोलेंगे। जब इसमें कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो इसको बोलेंगे एनहाइड्रस। तो जब कभी भी एनहाइड्रस सॉल्ट कंप्लीटली क्या हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, हाइड्रेटेड हो जाए, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाए, ये अब हाइड्रेटेड हो गया, तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वाटर जुड़ रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी रिलीज होती है। तो जब एनर्जी रिलीज होगी तो उसी को क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी। तो याद रखेंगे डेफिनेशन क्या है, when 1 mole of anhydrous salt gets completely hydrated, the energy release या change in enthalpy is known as hydration enthalpy, hydration energy। याद रखेंगे completely hydrated, ये ऐसे कभी नहीं होगा CuSO4 plus 3H2O, और मैं यहाँ पे लिख दिया CuSO4 डॉट 3H2O। क्या इसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे बच्चों, क्या इसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहेंगे? आंसर इज नो, कंप्लीटली हाइड्रेटेड नहीं है। और ऐसा भी नहीं है, देखिए यहाँ ये भी लिख रहा हूं मैं यहीं पे, CuSO4 डॉट 3H2O प्लस 2H2O गिव्स CuSO4 डॉट 5H2O। मुझे बताएं क्या इसको हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कह सकते हैं? नो, ये एनहाइड्रस नहीं है, ठीक है ना। तो एनहाइड्रस होना चाहिए और कंप्लीटली हाइड्रेटेड होना चाहिए। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट गेट्स कंप्लीटली हाइड्रेटेड। देखिए यहाँ 5 है, ZnSO4 में आप सभी को याद है, इसको व्हाइट विड्रॉल कहते हैं, अगर आपको याद है तो ये 7H2O होता है, ठीक है ना, राइट। और ये क्या है, Na2SO4, क्या कहते हैं Na2SO4 को, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ Na2SO4, एनीबॉडी कैन टेल मी, किसी को याद है? एनडीए में अक्सर पूछा जाता है। नहीं नहीं, वॉशिंग सोडा, बिल्कुल बिल्कुल, वॉशिंग सोडा बेटा, हाँ, एक्सीलेंट बेटा, ठीक है ना। तो Na2SO4 डॉट 10H2, इसमें कितना रहता है, 10H2O रहता है, ठीक है, राइट। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी जो मैंने अभी बताई थी कंप्लीट, और एक और डेफिनेशन बताई थी, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिसॉल्व्ड इन वाटर। जो मैंने बताया था, गैसियस आयन जब वाटर में डिसॉल्व होगा तो कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाएगा, हाइड्रेटेड आयन मिलेगा, तो जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हमेशा बच्चों याद रखेंगे एक्सोथर्मिक होती है। क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है।
लव मलिक बेटा याद रखना पड़ेगा, है ना, यू आपको याद नहीं रखेंगे तो आपको नहीं आएगा ये, ठीक है ना, राइट, यू हैव टू लर्न इट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन? आप ध्यान से देखिएगा एंथैल्पी सॉल्यूशन क्या है, राइट। अब क्या है NaCl, अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ बाद में हम इन तीनों में रिलेशन देखेंगे। हमने एक लेटेस्ट एनर्जी डिस्कस किया, एक हाइड्रेशन डिस्कस किया, और हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करें। ध्यान से देखेंगे, बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको करेक्ट आंसर देना है, ठीक है ना, कि हम इसको कैसे यूज करेंगे या कैसा क्वेश्चन आ सकता है इनके भी। आप लेट्स सपोज, क्या एंथैल्पी सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान देखिएगा। आप क्या लें, कोई भी सॉल्ट ले, एनहाइड्रस सॉल्ट ले, ठीक है ना, और जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो हमें पता है वाटर में जब आप डिसॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब आपको कंप्लीटली हाइड्रेटेड सॉल्ट मिले, मतलब आपको Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस मिलेगा, तो जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी उसको एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप मुझे बताओ, क्या ये और हाइड्रेशन दोनों सेम है कि डिफरेंट है? क्या दोनों में कुछ फर्क है कि सेम है? दोनों सेम है। ओके, जो सेम है इसका मतलब वो ध्यान से सुन ही नहीं रहे हैं, ध्यान से देख ही नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं। डिफरेंट है, यहां मैंने क्या बताया था, गैसियस आयन था, ये क्या था, गैसियस आयन था। यहाँ पे क्या है, सॉलिड है ये, ठीक है। बोथ आर डिफरेंट। आपको नमक लेना है, नमक को पानी में डिसॉल्व कर देना है, तो जो भी एनर्जी उसके साथ रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो इट कैन बी एक्सोथर्मिक ऑल्सो, इट कैन बी एंडोथर्मिक ऑल्सो, दोनों हो सकता है। तो ये प्लस भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे इस बात। नाउ इट इज क्लियर कि हाइड्रेशन और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, नहीं? ठीक है, राइट, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन एक्सेस वाटर, सो दैट ऑन फर्दर डाइल्यूशन नो हीट इज रिलीज्ड, राइट। मतलब क्या होगा, जितनी भी हीट रिलीज होनी है या एब्जॉर्ब होनी है, जैसे हमने क्या करा, ठीक है, ये आपने नमक ले लिया, NaCl ले लिया, इसमें आप वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर क्या करना है, एक्सेस में ऐड करना है, तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि हीट रिलीज होना बंद ना हो जाए। और वो कैसे पता चलेगा कि हीट रिलीज होना बंद हो गया, कैसे पता चलेगा कि हीट रिलीज नहीं हो रहा है अब या हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो यहाँ पे हम थर्मामीटर लगा के रखेंगे और थर्मामीटर से टेम्परेचर नोट करते रहेंगे। जब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब तब जो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा उस समय की जो वो जो होगा पूरा जो चेंज इन एंथैल्पी होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे, याद रखेंगे। तो वाटर आपको तब तक ऐड करते रहना जब तक कि हीट टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो जाए, ठीक है ना, या एब्जॉर्ब हो या एड्सॉर्ब, ठीक है, राइट। तो ये इसकी डेफिनेशन। अब देखिए यहाँ, तो हमने 3 चीजें डिस्कस कर ली हैं, हाइड्रेशन, लैटिस और सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, ठीक है ना, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। और फिर इससे हमें बिल्कुल क्लियर होगा कि हाइड्रेशन क्या होता है, लैटिस कैसे यूज करते हैं और सॉल्यूशन को कैसे यूज करते हैं। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl इफ डेल्टा H लैटिस is minus 787 kilojoule per mole and hydration is minus 783 किलोजूल पर मोल। हमें क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, हाँ, मतलब हमें यही निकालना है। तो NaCl सॉलिड है, उसको हमें सीधे NaCl एक्वस में कन्वर्ट करना है। तो ये एंथैल्पी ऑफ जो रिएक्शन है जिसकी को हम क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब डाटा किसका गिवन है, लैटिस का और हाइड्रेशन का। क्या आप गैस कर सकते हैं कैसे यूज कर सकते हैं बच्चों, इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सो देखिए यहाँ क्या होगा, अब हमें डायरेक्ट, राइट, दोनों को ऐड कर देते हैं, राइट। नहीं रोहन, ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा ट्रिकी है, राइट, ध्यान दीजिएगा। नहीं बेटा रुद्र, आंसर गलत है, ध्यान से देखिएगा क्या है। डोंट यूज योर पेन, जस्ट लिसन इट बेटा, मैं क्या बता रहा हूँ। हमें क्या है, एक लॉ होता है जिसको बोलते हैं हेजेस लॉ। क्या बोलते हैं, हेजेस लॉ बोलते हैं, राइट। शायद मैंने बताया आपको थोड़ा बहुत, राइट, हेजेस लॉ, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई भी चीज एक स्टेप में करें या उसको 2 स्टेप में या 3 स्टेप में करें, जो चेंज इन एंथैल्पी होता है वो सेम रहता है,
वेदर यू डू इन 1 स्टेप या 2 स्टेप या मल्टीपल स्टेप। तो ये एक स्टेप में हुआ, सिंगल स्टेप में हुआ, जो कि हमें इसका कैलकुलेट करना हमें नहीं पता, बट हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो तोड़ देते हैं तो Na प्लस एक्वस सॉरी गैस मिलेगा और Cl माइनस गैसियस आयन मिलेगा। तो मुझे बताएं ये तोड़ने के लिए जो एनर्जी एसोसिएटेड थी उसको क्या कहा था हमने, उसको क्या कहा था हमने, लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी। ठीक है, राइट। अब क्या है, अब हमें इसको बनाना है। तो अब इसमें अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो उसको क्या कहेंगे, यहाँ पे जो एनर्जी एसोसिएट होगी उसको क्या कहेंगे, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये देखिए गैसियस आयन गेट्स कंप्लीटली हाइड्रेटेड। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एंथैल्पी और जो सॉल्यूशन है याद रखेंगे वो क्या हुआ, लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी का क्या हुआ, सम हो गया। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो लैटिस है उसका नेगेटिव साइन यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये जो लैटिस एनर्जी है वो गिवन है फॉर्मेशन के टर्म्स में, किसके टर्म्स में, फॉर्मेशन में। बट हमें तो किसके टर्म्स में लिखना है, फॉर्मेशन के कि डिसोसिएशन के टर्म्स में, डिसोसिएशन के टर्म्स में। तो मुझे बताएं लैटिस की का साइन क्या लेंगे हम यहाँ पे, पॉजिटिव यही लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस क्या आ जाएगा 787, और हाइड्रेशन तो नेगेटिव ही रहने वाला है, -783। तो जब आप करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 किलो जूल पर मोल आएगा। तो जस्ट हाँ, जब NaCl को आप पानी में डालते हैं तो आप देखते होंगे, ऑब्जर्व करते होंगे कि जब ग्लास को हम छूते हैं तो ज्यादा टेम्परेचर में फर्क नहीं होता, मतलब गर्म नहीं लगता हमें या ठंडा भी नहीं लगता, क्योंकि एनर्जी जो न जो है तो ये एंडोथर्मिक, तो हमें थोड़ा ठंडा महसूस होना चाहिए था, बट बहुत ही कम रिलीज होती है इसीलिए हमें महसूस नहीं होता। आई होप यू गॉट द आंसर बेटा, ठीक है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है ना, राइट, ठीक है, राइट। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो है लैटिस हाइड्रेशन, ठीक है ना, ये आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब एटोमाइजेशन क्या है, देखिए बच्चों, हाँ ध्यान से समझेंगे। आपको क्या करना है, कोई भी कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है उसको तोड़ के उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट कर देना, सॉरी गैसियस आयन में नहीं, सारे एटम्स में, गैसियस एटम्स में तोड़ देना है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कहेंगे। एटम्स में कन्वर्ट कर देना है किसी भी मॉलिक्यूल। तो मुझे बताएंगे ये हाँ हाँ गैसियस एटम है। तो मुझे ये बताएंगे कि ये जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा वो एंडोथर्मिक होगा कि एक्सोथर्मिक होगा, वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि हम यहाँ पे डिसोसिएट कर रहे हैं। तो क्या है, व्हेन 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू गैसियस एटम, द एंथैल्पी चेंज accompanying the process is called as enthalpy of atomization। तो यहाँ पे देखेंगे, राइट, तो H2 है, तो H2 इज इक्वल टू क्या कर दिया हमने, 2H में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड तोड़ दिया। तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे जो एंथैल्पी है उसको हम बोल रहे हैं, एंथैल्पी जो रिएक्शन है उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कह रहे हैं। क्या मुझे आप और भी बता सकते हैं इसको, और क्या कह सकते हैं हम यहाँ पे इसको, एनीबडी, क्या हमने ये पढ़ा हुआ है, क्या बोल सकते हैं, नहीं यार अंकित भाई, यार कल हमने 10 क्वेश्चन किए थे इसके, बॉन्ड एनर्जी यार, आप लोग पता नहीं क्या करते हो, सब गुड़ गोबर कर देते हो आप लोग। इतने सारे कल क्वेश्चन डिस्कस किए हमने, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी, राइट। एच को तोड़ने के लिए क्या है ये, क्या है ये, नोट्स देखते भी हो कि नहीं देखते हो आप लोग, भगवानी मालिक है बेटा आप लोग का, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। H2 gives 2H, तो ये क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी है, इसी को एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोल रहे हैं हम, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ये जो CH है, CH4 gives C+4H, ठीक है ना, इसको, इसी को एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को, अभी ये हमने एटम्स में कन्वर्ट कर दिया, गैसियस एटम है, तो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसी को हम क्या कह सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन, क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ मीथेन। तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या रिलेशन हो सकता है? इक्वल होगा? कभी नहीं इक्वल होगा। वाई इक्वल होगा? यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपने क्या लिखा हुआ है? 4 टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन? डिवाइडेड बाय क्या होगा? 4 होगा। रोहन भाई समझ में आया आपको? ठीक है, तो याद रखेंगे अगर क्या है पॉली एटॉमिक है, सॉरी क्या है डाई एटॉमिक है, ये सब है राइट, सिंगल बॉन्ड है, उनके 2 एटम है, सिर्फ 2 ही एटम है, चाहे बॉन्ड सिंगल है, ट्रिपल है, डबल है, तो वहां जो बॉन्ड एनर्जी होगी इन सब में जो बॉन्ड एनर्जी है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के इक्वल है, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, 2 ही एटम है, उनके बीच का बॉन्ड आप तोड़ रहे हो। लेकिन जब बॉन्ड एक से ज्यादा है तो याद रखेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगा, बट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनटू बॉन्ड एंथैल्पी होगा। तो मैं अगर आपसे पूछता हूं एमोनिया का बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो क्या रिलेशन होगा वहां पे? डिवाइड क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे भाई साहब, अंकित डिवाइड करेंगे यार, डिवाइड कर रहे हैं भैया। ठीक है, NH3 है, NH3 को N और 3H है, इसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आपने बोला एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, तो ये कितने बॉन्ड है यहाँ पे? बॉन्ड एनर्जी कितने बॉन्ड तोड़े आपने? 3, तो दैट इज इक्वल टू 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH क्या हो गया? दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिवाइड बाय कितना? 3। समझ में आया व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। हाँ ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे NH3 का लिखना चाहूंगा तो ये N और कितना मिलेगा? 3H, तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ठीक है ना इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ क्या होगा? बॉन्ड एंथैल्पी N और H के बीच में। तो वो दोनों डाटा दे सकता है आपको, कोई जरूरी नहीं वो बॉन्ड एंथैल्पी देगा, वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी दे सकता है, और आपसे पूछेगा बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट करिए, तो आपको आना चाहिए या हमको ये यूज करना आना चाहिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, राइट। डाइल्यूशन मींस क्या है? कोई ऑलरेडी सॉल्ट है, पानी में पड़ा हुआ है, उसमें और फर्दर पानी को ऐड करने को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। क्लियर है ना बच्चों? डाइल्यूशन आप सभी को पता है। तो क्या होगा, लेट्स सपोज कोई क्या है, आपने कोई सॉल्ट बना रखा है, NaCl को पानी में ऐड किया हुआ, उसमें जब फर्दर पानी आप ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? डाइल्यूशन। तो अगर इसमें क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है ना, तो उसके बाद फर्दर पानी ऐड करने का टेम्परेचर चेंज होता है, तो वो जो एंथैल्पी एसोसिएटेड होगी उसको क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन कहेंगे। ठीक है, सो द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन एनी सॉल्यूशन इज फर्दर डाइल्यूटेड। ठीक है ना, सो ये 2 टाइप के होते हैं, एक इंटीग्रल और एक डिफरेंशियल। क्या होता है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आर ऑफ 2 टाइप, वन इज इंटीग्रल, वन इज डिफरेंशियल। इंटीग्रल मतलब जब आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे तो हम उसको बोलेंगे इंटीग्रल, और जब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे तो बोलेंगे क्या? तो बोलेंगे डिफरेंशियल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लेट सपोज कि जब आपने कोई सॉल्ट ऐड किया तो वो क्या है, कोई सॉल्ट ऐड किया है तो उससे एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सोथर्मी का प्रोसेस। तो मुझे बताओ किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, इंटीग्रल के डिफरेंशियल? देखते कौन दिमाग लगाता है। किस केस में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, डिफरेंशियल की इंटीग्रल? अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब आप वाटर ऐड करेंगे तो तब तक आपको वाटर ऐड करते जाना है जब तक कि एनर्जी रिलीज होना बंद ना हो जाए। तो अगर आपने सिर्फ 5 ml वाटर ऐड किया हुआ है और एक में 10 ml वाटर ऐड किया, तो किसमें एनर्जी रिलीज होगी, किसमें हाइड्रेशन होगा ज्यादा? 10 ml में यार, इसमें होगा 10 ml में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। मैंने अभी बोला था प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का एनर्जी रिलीज हो रही है, तो जितना पानी ज्यादा ऐड करोगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है ना, तो जब लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करोगे तो यहाँ पे एनर्जी कम रिलीज होती है, तो ये एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की वैल्यू कम आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? ज्यादा आएगी।
ठीक है। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमर मतलब क्या होता है, जब सिमिलर मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और एक लार्ज मॉलिकुलर वेट कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना, हैवी मॉलिकुलर वेट कंपाउंड बनाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, पॉलीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमर। जैसे पॉलीइथीन, क्या है, पॉलीइथीन। तो पॉलीथीन बनता है इथीन से, ठीक है ना। तो इसके आपने एन मॉलिक्यूल ले रखे, वेयर एन इज एनी इंटीजर, जब आपस में जुड़ जाते हैं तो इसको ऐसे शो करते हैं, सारे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, सब सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यहाँ ऐसे एन लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, उसको एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन कहेंगे। तो व्हेन एवर मोनोमर, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, मोनोमर, और इसको बोलते हैं पॉलीमर। मोनो मीन्स वन, ठीक है ना। तो मोनोमर जब पॉलीमर में कन्वर्ट होगा तो जो एंथैल्पी जो चेंज होगा उसको क्या कहेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, राइट। नहीं है, हाँ ये एक्सोथर्मिक होगा, हाँ ये एक्सोथर्मिक होगा रोहन, इट विल बी एक्सोथर्मिक, इट विल बी एक्सोथर्मिक, ठीक है ना, राइट। लास्ट है बच्चों एंथैल्पी ऑफ आइसोमराइजेशन, ठीक है ना। आइसोमर्स आपको शायद पता होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने लास्ट ईयर, अभी तक तो शायद अभी आपने स्टार्ट नहीं किया होगा 10th 11th क्लास में, पर 10th में आपने देखा होगा, द मॉलिक्यूल हैव सिमिलर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्या, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, आइसोमर। तो जब एक क्या होता है आइसोमेरिक फॉर्म दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो भी एंथैल्पी चेंज होगा तो वो क्या वो उसको क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ आइसोमेराइजेशन। तो यहाँ पे ये एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है। जब अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होगा, मुझे बताइए, जब अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट होगा तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक। तो जब अनस्टेबल फॉर्म स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज होगी। तो यूजुअली क्या होता है, सिज जो होता है वो थोड़ा लेस स्टेबल होता है ट्रांस से। सिज मींस व्हेन सेम कंपाउंड्स आर ऑन सेम साइड, मतलब सेम एटम क्या हो, सॉरी, व्हेन सेम एटम्स आर ऑन सेम साइड तो बोलते हैं सिज, व्हेन सेम एटम आर ऑन अपोजिट साइड बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। तो यहाँ देखिए Cl सेम साइड है, HH सेम साइड है, तो ये बोलेंगे सिज। यहाँ अपोजिट साइड में तो बोलेंगे ट्रांस। तो ये बाद में जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो सर एक्सप्लेन करेंगे व्हाई दिस इज मोर स्टेबल, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, ठीक है ना, राइट। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा स्टेबल है या, तो अगर आप सिस को ट्रांस में जा रहे हैं तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल होता है, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है। लेकिन इसका रिवर्स कर दोगे तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बेटा, जितनी भी एंथैल्पीज थी 14 डिफरेंट एंथैल्पीज हमने डिस्कस करी हैं। आइए देखते हैं इसको यूज कैसे करते हैं कुछ को, राइट। तो फटाफट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप पहले मुझे ये बताइए, इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन कॉल इट, हम इसको क्या कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, फटाफट बताएंगे सो दैट हम क्वेश्चन कर सकें। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, किसका कंबशन, किसका कंबशन, अगर जो बच्चे कंबशन कह रहे हैं, ऑफ हाइड्रोजन। और क्या हम एंथैल्पी, और जो फॉर्मेशन कह रहे हैं वो किसका है, जो फॉर्मेशन कह रहे हैं वो किसका है, वो किसका है, वाटर का। सो यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर कह सकते हैं, या एंथैल्पी ऑफ कंबशन भी कह सकते हैं। ऑफ कंबशन किसका है, कार्बन का। अब आपको बच्चों क्या करना है, मुझे इस आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला बनाना है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ क्या बनाना है, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। सी मतलब कार्बन, सी मींस कार्बन, सॉरी यहाँ पे कार्बन नहीं, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन लिखना था बच्चों, हाँ मुझे H2 लिखना था, सॉरी, ठीक है, राइट, हाँ। तो अब मुझे ये बताइए, क्या आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, आइए लिखते हैं, हाँ। तो बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला था प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो पहला है 1, तो ये 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H और H प्लस, खत्म। 1/2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O में डबल बॉन्ड होता है O और O, और कुछ है नहीं, खत्म, माइनस। यहाँ पे क्या आएगा, या एक वाटर मॉलिक्यूल है उसमें 2 OH बॉन्ड है, तो 2 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ O और H। क्लियर है बच्चों, हैज वी हैव डन इट, क्या हमने कंप्लीट लिख दिया है, यस, क्लियर है कि नहीं है,
करेक्ट है ना? राइट राइट। अब देखिए इसमें ये करेक्ट नहीं है बच्चों, दिस इज नॉट करेक्ट। ये सबसे अच्छी बात है और ये ध्यान देने वाली बात है बच्चों। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ, और बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये लाइन है, ये लाइन पूरे लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, तो ध्यान से सुनेंगे। जो बॉन्ड एनर्जी का जो डाटा होता है बच्चों, वो हमेशा सिर्फ गैस फेज के लिए गिवन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस। जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो हमेशा गैसियस मॉलिक्यूल की ही गिवन होती है, कभी भी सॉलिड और लिक्विड की बॉन्ड एनर्जी नहीं गिवन होती है। राइट, बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, नॉट फॉर सॉलिड, नॉट फॉर लिक्विड। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपके पास? लिक्विड है। सो दिस मीन्स इसका क्या है, यहां पे गैस अगर होता तब हम इसको यहां खत्म कर सकते थे, लेकिन ये लिक्विड है। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पे अगर कोई और भी एंथैल्पी आएगी यहाँ पे, अगर हमें उसको गैसियस में लिखना है तो, और वो आएगी तो क्या होगा? क्या होगा? तो ये ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा, प्लस। अब देखिए मैंने क्या बताया था, गैस के लिए होगा, और हमने 3 एंथैल्पीज पढ़ी थी फेज चेंज की। एक एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो यहाँ क्या आएगा? डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आएगा? वेपोराइजेशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? टेल मी बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है? मुस्कान आपको क्लियर है? ठीक है, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना? राइट, हमेशा गैस के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये गलती मत करके आइएगा वहां पे, ठीक है ना? राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बॉन्ड एंथैल्पी इज ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ गैसेस। तो कभी भी सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड देखें तो याद रखें इन तीनों को यूज करना ना भूलेंगे, भूलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना? आइए, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब इसका आप लिख के बताइए बच्चों। हाँ, इसका तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है ना? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। तो इसका फटाफट लिख के बताएंगे, आइए करते हैं। देखिए यहाँ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है फर्स्ट, ठीक है ना? दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6। अब मुझे बताइए सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? ये क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? गैस में। वेरी गुड रवि। क्या आएगा? सब्लिमेशन। क्या आएगा? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब मुझे बताओ यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन कितने मोल के लिए डिफाइंड था? फॉर हाउ मेनी मोल्स इट इज डिफाइंड? फॉर पर मोल। और यहाँ पे कितने मोल है? 6। तो व्हाट वी विल डू? वी विल शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड। वी विल मल्टीप्लाई बाय 6। बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। प्लस, तो ये खत्म हो गया, हमने गैस में कन्वर्ट कर दिया। अब ये है, तो यहाँ पे तो क्या होगा? गैस में ही है, तो सीधे बॉन्ड एंथैल्पी H और H की, बट यहाँ मॉलिक्यूल कितने? 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये तो हो गया क्या? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। अब बेंजीन का स्ट्रक्चर आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा स्ट्रक्चर होता है H, और ये H H H और H लगे होते हैं। तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C, और 3 सिंगल बॉन्ड है, तो 3 इंटू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड C, और 6 1 2 3 4 5 6, और प्लस 6 क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी है C और H की। क्या खत्म हो गया यहाँ पे कि कुछ और लिखें? क्या खत्म हो गया कि कुछ और लिखेंगे यहाँ पे? प्लस। वेरी गुड। एंथैल्पी ऑफ क्या लिखेंगे? वेपोराइजेशन। वेरी गुड। क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। करेक्ट है बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर है ना ये? राइट, ठीक है। क्या ये परफेक्ट है कि अभी भी कुछ कमी है इसमें? क्या ये बिल्कुल सही है? तो आंसर है बच्चों, ये अभी भी सही नहीं है, इसमें कुछ कुछ कमी है। क्या बता सकते हो कौन सी कमी है इसमें, इस या फॉर्मूले में? एनीवन कैन स्ट्राइक इट? अगर किसी बच्चे ने स्ट्राइक किया तो मैं समझूंगा बच्चों उसको समझ में आ रहा है और वो बढ़िया पढ़ रहा है बेटा, उसका सिलेक्शन भी अवश्य ही होगा। कैन एनीबॉडी स्ट्राइक इट कि यहाँ पे क्या मिसिंग है? आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, ठीक है ना? जाते जाते कल मैंने आपको एक बात बताई थी, बट किसी बच्चे ने मुझे याद नहीं दिलाया आफ्टर द क्लास। एक्सीलेंट। रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर,
यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रेजोनेंस एनर्जी भी आएगी। याद है आपको, कैलकुलेटेड माइनस क्या थ्योरेटिकल, है ना। तो ये जो एनर्जी है, ये देखिए आप, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरी की पूरी ये कैलकुलेटेड है, और ये वैल्यू आएगी एक्सपेरिमेंटल। तो कैलकुलेटेड माइनस एक्सपेरिमेंटली क्या था, रेजोनेंस एनर्जी था कि नहीं था। ये पूरा का पूरा कैलकुलेटेड आएगा, और ये जो है ये एक्सपेरिमेंटल होगा। सो दिस मीन दोनों का डिफरेंस ही तो क्या था, रेजोनेंस एनर्जी था कि नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी भी आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। तो अब आप समझ में आया बच्चों ये रेजोनेंस एनर्जी का कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ था। जैसे कल हमने लिखा था, मैंने कल आपको बताया नहीं था हाउ इट कम्स, बट अभी आपको पता होगा ये कैसे आया है बेटा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने, हाँ ठीक है। अभी मैंने बताया था बच्चों हेजेस लॉ, ठीक है ना, कि हीट, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन इन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, राइट। S plus O2 gives SO2, एंथैल्पी डेल्टा H1 है, SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव SO3 H2 है। और यहाँ पे हमने क्या करा, एक और रिएक्शन लिखी, SO2 प्लस 3/2 O2 गिव्स SO3। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3 बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H1 डेल्टा H2 डेल्टा H3। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा H3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H1 हो जाएगा, दोनों को कंबाइन किया हुआ है, ठीक है ना, राइट। तो आप देखिए S प्लस O2 फर्स्ट स्टेप है, ये SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 सेकेंड स्टेप है। तो यहाँ 2 स्टेप में हो रहा है ये प्रोसेस, ये पहला प्रोसेस है जो 2 स्टेप में हो रहा है, और ये सेकंड प्रोसेस जो सिंगल स्टेप में हो रहा है, दैट इज ये यहाँ से यहाँ गया डेल्टा H3। तो डेल्टा H3 इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। क्लियर है बच्चों, दैट इज हेजेस लॉ। क्या बोलते हैं इसको, हेजेस लॉ, ठीक है। टेल मी हाउ मच टाइम इज लेफ्ट बच्चों, कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, टाइम इज ओवर बेटा, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ तो कुछ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास, राइट, ठीक है। और मैं आपको एक प्लीज, हाँ आपने वो जो मैंने 50 क्वेश्चन दिए थे थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट, उसके आपने ट्राई किए सॉल्व करने के, जो 50 क्वेश्चन थे बेटा प्लीज हाँ वो करिए उसको, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ के, ठीक है ना। और मैं आज आपको थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन दूंगा, प्लीज आप उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। जो भी डाउट होगा एक साथ हम सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे, राइट, ठीक है, राइट। सैटरडे को हम एक साथ सारे के सारे क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। जो 50 क्वेश्चन थे और जो आज मैं दूंगा आपको, दोनों डिस्कस, दोनों आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। जो भी डाउट होगा विल डिस्कस इट ऑन सैटरडे, सेंड मी द डाउट, ठीक है ना, बिफोर फ्राइडे इवनिंग, so that we can discuss it on Saturday. क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू।